क्राइम पेट्रोल में आज अगले 2 घंटे में हम देखेंगे 2 वारदातें। बीच रोड में एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है। खूनी के मकसद से अनजान पुलिस कैसे उस खूनी तक पहुंचती है। एक सोसाइटी के ड्रेनेज में मिलते हैं इंसान की लाश के कुछ टुकड़े। किसकी थी ये लाश और कौन था ये कातिल जिसने इतनी बेरहमी से ये कत्ल किया था? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले 2 घंटों में क्राइम पेट्रोल पर। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सबक एक को, सीख हम सबको। अच्छा सर ये बताओ, मम्मी कैसी है? गंदी है। गंदी है। अच्छा और पापा? गंदे। पापा भी गंदे हैं। ओ अच्छा ये बताओ, दादू कैसे है? अच्छा। दादू अच्छे हैं, दादू अच्छे हैं। तो देखो दादू आपके लिए क्या लाए। ये देखो। अच्छा है, बलून है और एक बेबी बलून है ना? चलो पिछड़ो 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 पिछड़ो। साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरा नाम किरण है। मैं सेठ जी को जानता हूँ। सेठ जी के बेटे रौनक भैया के जिम्मे में काम करता हूँ और मैंने रौनक भैया को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। किसी को अटक करते भागते हुए देखा? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सोनू 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 का सर, हमारी बच्ची सोनू का है। बच्ची? गाड़ी में बच्ची थी? इंस्पेक्टर साहब, इसमें हमारी बेटी थी, इन्हीं के साथ तो आई थी। साहब, एक बच्ची हमारे पास आई है। साहब, हमारी बेटी होगी, आइए। यही आपकी बच्ची? जी इंस्पेक्टर साहब, आजा बेटा। आमतौर पर गोली का खोखा इतना खराब नहीं होता है। इसका मतलब एक ही हो सकता है, ये गोली जरूर कट्टे से चली है। सर, आरा बिहार के रहने वाले 65 वर्षीय प्रवीण सिन्हा, जो कि एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे और एक नामी व्यक्ति भी, उन्हें किसी ने उस वक्त मार दिया जब वो अपनी पोती को घुमाने निकले थे। एक मासूम बच्ची की आंखों के सामने उसके दादाजी की हत्या हो चुकी थी। उस छोटी सी बच्ची के मन पर एक ऐसी याद की छाप छप चुकी थी जिसे मिटा पाना शायद मुमकिन ना हो। गोली बहुत करीब से चलाई गई है और ये गोली इनके स्कल बोन में जाके अटक गई है। ये देखिए यहाँ ये, और मौत इनकी ऑन स्पॉट हो गई थी। टाइम होगा कोई शाम के 4:30 से 5:30 के बीच। बुलेट और क्राइम स्पॉट से मिले सेल को मैंने बैलिस्टिक डिपार्टमेंट पटना भेज दिया है। प्रवीण सिन्हा की कॉल डिटेल से कुछ मालूम पड़ा? ज्यादातर कॉल घर और ऑफिस के बीच में हुई है। ऐसी कोई कॉल नहीं है जिससे कोई लीड मिल सके। मगर सर, जैसा कि आपका कहना था कि गोली किसी देसी कट्टे से चली है, बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली 303 बोर के देसी कट्टे से चली है। किसी लोकल गैंगस्टर का काम लगता है सर। अगर ये अटैक किसी लोकल गैंगस्टर ने किया होता तो गाड़ी को जबरन रोका गया होता।
लेकिन क्राइम लोकेशन पे गाड़ी को जबरन रोकने के हमें कोई भी निशान नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात, कार के शीशे चढ़े हुए थे, कार का इग्निशन और एसी दोनों ऑन था। मतलब साफ है, प्रवीण सिन्हा को गोली गाड़ी रोककर ही मारी गई है। वैसे भी किसी अनजान आदमी के लिए प्रवीण सिन्हा गाड़ी क्यों रोकेगा तब जब उसकी पोती उसके साथ थी। वैसे उसकी पोती की हालत कैसी है? देखिए, बच्ची का बुखार अभी तक उतरा नहीं, लगता है वो काफी सदमे में है। मैंने जो दवाइयां दी हैं उसे समय समय पर देते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक। एक बच्ची के सामने उसके दादा को मार डाला। अगर एक बार मुझे वो लोग मिल जाए, मैं मुजरिम जब जुर्म करता है ना तो कुछ सोचता नहीं है। वैसे अपने पिता के बारे में और कुछ बताएं। पापा पिछले 40 सालों से गैस एजेंसी चलाते हैं गोला मोहल्ला में। पापा की बहुत इज्जत है वहां पे, और धर्म कर्म के मामले में भी हमेशा आगे रहते थे। आपके पिता आपसे आखिरी बार कब मिले थे? रोज की तरह जब मैं जिम से लौटा तभी मिले थे आखिरी बार। पापा भी आ गए। पापा, सोनू को जरा जल्दी ले आएगा, आज उसके फ्रेंड का जन्मदिन है। हाँ 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 ले आएंगे। अरे जाने तो दो। क्यों अरे सोनू पापा, आराम बिटिया? से। क्या कर रहे हैं आप? सर्वाइकल की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, जवान है अभी तक हम। दूध जलेबी खाया हम। हाँ, ये जिम विम की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तुम्हें पड़ती होगी। पापा आप भी ना। अब जा, लेट कर दिया हमें। सोनू बिटिया, चलो 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 चलो, दादू के साथ ड्राइव पर चलेंगे। अब सोनू बिटिया दादू के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी, है ना? ओके। फिर करीबन आधे घंटे के बाद मुझे फोन आया। किरण मेरे जिम में काम करता है और उसी ने मुझे फोन किया। आपके पिता की कभी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो परेशान होते, लेकिन वो तो बहुत खुश थे। लो। इतना सारा जैम। पापा, आपके लाड प्यार ने ना बेहद बिगाड़ दिया इसको। अरे खाने दे बहू, यही तो दिन है। खाओ खाओ खाओ। अरे हाँ मंजू जी। वो जो अपनी एजेंसी में पंकज काम करता है ना, उसकी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आएगा तो उसे 20,000 रुपए दे देना। ठीक है। पापा, हाँ, इसी तरह पैसे लौटाते लौटाते कहीं एक दिन हमें मांगने की नौबत ना पड़ जाए। जब तक हम जिंदा है ना, किसी बात की फिक्र मत करो। हाँ, इतना कमा के छोड़ के जाएंगे ना कि साथ कुश्ते बैठ के आराम से खाएंगे। 40 साल पुरानी एजेंसी है आपके पापा की, कभी कुछ हुआ? सर इस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। एजेंसी की सारी बातें उदय जी को पता होती है, मैनेजर है वो हमारे। एजेंसी तो ये लगती है। सॉरी। तो कहा ना साहब, ये सिलेंडर का नया स्टॉक आया था ना, इसलिए शटर थोड़ा सा खोल दिए। वैसे तुम्हारे सेठ जी कितने बजे तक बैठते थे एजेंसी में? सेठ जी तो 11 से 3 बजे तक ही बैठते थे, उसके बाद घर चले जाते थे। और एजेंसी जो है ना, वो शाम को 6:30 बजे तक खुली रहती है। और साहब, हमको भी हादसा के बारे में रात को ही पता चला। क्यों? सेठ जी का बेटा रौनक एजेंसी में नहीं आता? नहीं साहब, उनका तो खुद का ही बिजनेस है। अच्छा, कितने कर्मचारी काम करते हैं यहाँ? और कल किसी कर्मचारी ने कोई छुट्टी ली हो या फिर कोई जल्दी चला गया हो? कल तो सब 6:30 बजे ही गए थे। और हाँ साहब, हमारे एजेंसी में जितने लोग भी काम करते हैं ना, वो सब पुराने लोग हैं। कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है। हमको भी यहाँ काम करते हुए 7 साल हो गया है साहब। अरे इतने सालों पुरानी एजेंसी है, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, 1 साल पहले, 2 साल पहले? 2 साल पहले, हाँ साहब, 2 साल पहले सेठ जी का बबलू नाम के गुंडा के साथ झगड़ा हुआ था। सेठ, अच्छा नहीं किया तूने हमारे साथ, हमारे बाप को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, देखना एक दिन ताला लगवाऊंगा यहाँ। देखो, तुम्हारे पिताजी यहाँ पे शराब पी के काम पे आते थे, मुझे धमकाने के बजाय अपने पिताजी का इलाज करो। इलाज तो हम तुम्हारा करेंगे, तुम भी याद रखेगा, और तुम्हारा खानदान में। देखो, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलता है, शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, समझे? अपने पिताजी का इलाज कराओ। अरे अरे क्या करो? छोड़
एजेंसी का आदमी लोग इसको मार मार के भगा दिए। अब आप ही बोलिए साहब, कोई हम लोगों के सामने हमारा सेठ जी को गाली देगा तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? अरे साहब, हम लोग तो उसका लाइफ ही बिगाड़ देते, लेकिन सेठ जी रोक लिए। सेठ जी सबका बहुत मदद करते थे साहब, बहुत ही अच्छे आदमी थे, भगवान जैसे थे हम लोगों के लिए। हम लोग तो भगवान से ही दुआ करते हैं कि वो सेठ जी की आत्मा को शांति दे। सर ये है बबलू, इसका बाप दारू की वजह से मर गया। अपहरण डकैती के कई केस हैं इस पर, साल भर से जेल से बाहर है। आजकल शास्त्री नगर के पीछे वाले मोहल्ले में रहता है। उठा के ला उसे। सर सर यही है बबलू का घर। अरे क्या कर रहे हैं साहब? अरे बड़ा बाबू, देखिए हम सुधर गए बड़ा बाबू। हमने सब मैडम जी हमने सब गलत धंधा छोड़ दिया मैडम जी। काहे के लिए सब करेंगे मैडम। हम बोल रहे हैं ना साहब कि हम सुधर गए। देखिए सुधर गया है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली 303 बोर के देसी कट्टे से चली है। लेके चलो इसको। साहब हम बोल रहा हूँ ना, सब गलत धंधा छोड़ दिया साहब। वो कट्टा भी पुराना है साहब। माँ कसम साहब, वो चलता भी नहीं है साहब। बेवकूफ समझा हमको? ऐसा कट्टा 2-3 फायर में खराब हो जाता है। तूने फायर किया होगा, उसके बाद बंद पड़ा होगा कट्टा। हमारी बच्ची की कसम साहब, हमने कुछ नहीं किया है। बच्ची की कसम खाता है? एक छोटी सी बच्ची है तेरी, और एक छोटी सी बच्ची के सामने तूने उसके दादा को मार दिया। साले हाथ नहीं कांपे तेरे, हाथ नहीं कांपे। सुपारी ली? नहीं साहब। कि बदला लेने के लिए मारा? नहीं साहब, हमने नहीं साहब। ऐसा नहीं बताएगा तू? साहब कुछ नहीं किया साहब। सर ये बबलू का तो एक ही रिकॉर्ड बज रहा है सर। उसे इतना मारो कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। सर लेकिन सर, अगर बबलू ने प्रवीण सिन्हा का मर्डर किया है तो हो सकता है उस बच्ची ने उसे देखा हो, वो उसे पहचान सकती है सर। नहीं, मेरी बच्ची सदमे में है और मैं आपको उससे कोई सवाल जवाब नहीं करने दूंगी, समझे आप? देखिए, आपकी बच्ची ही एकमात्र आई विटनेस है हमारे लिए, इसलिए हमारा उससे मिलना बहुत ही जरूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझे ना? वो क्यों समझाएंगे? वो भी देखते हैं कि किस तरह रात में सपने से डर के जाग जाती है वो। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बच्ची है वो, क्यों उसे वही से बार बार याद दिलाना चाहते हैं? मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन खूनी का जल्द से जल्द पकड़े जाना भी जरूरी है। हमारी बच्ची से सवाल जवाब करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या आप लोगों के पास? देखिए हम कह देते हैं, सोनू ना इनके सामने आएगी और ना ही किसी सवाल का जवाब देगी, समझे आप? सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त मैं आपको उससे मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। और डॉक्टर साहब ने मना किया है, बच्ची अभी तनाव में है और पहले उसके सदमे से बाहर आना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, अगर आपको ठीक है, चलो। रूल के मुताबिक पेरेंट की परमिशन के बिना बच्चे से बात नहीं कर सकते। हेलो, मैं राजेश सिंह, बैलिस्टिक डिपार्टमेंट से। हाँ, मैच हुआ? जी नहीं, ये जो कट्टा है ये 315 बोर का है, लेकिन जिस कट्टे से प्रवीण सिन्हा पर गोली चलाई गई वो 303 बोर का था। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं 303 बोर की गोली 315 बोर के कट्टे से नहीं चलती। ऐसे करने से हाथ में ही कट्टा फट जाएगा। ओके। क्या हुआ सर? बबलू ने सिन्हा का खून नहीं किया। 10 दिन बीत चुके थे और अब तक पुलिस के हाथ ना कोई सुराग लगा था और ना ही खून का मकसद। एक इंसान जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे, देवता मानते थे जिसे, आखिरकार उस इंसान को किसी ने इस तरह से क्यों खत्म किया होगा? केस का कोई सिरा हाथ नहीं आया तो पुलिस ने नए सिरे से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सामने बस्ती है और यहाँ पर यह बंगला जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, और उधर ये मंदिर। लेकिन सड़क का ये सिरा ऐसी जगह है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम है। सर मतलब खूनी को मालूम था कि इस जगह उसे कोई देखेगा नहीं। राइट। खूनी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोजाना प्रवीण सिन्हा यहां से गुजरते हैं। ये प्लान मर्डर लगता है सर। हमको भी यही शक है। ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो प्रवीण सिन्हा को पहले से अच्छी तरह जानता था, जो प्रवीण सिन्हा की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था और मौका देखकर
उसने गन पॉइंट पे गाड़ी रुकवाई और प्रवीण सिन्हा को गोली मारकर यहां से फरार हो गया। लेकिन सर, अगर गाड़ी को गन पॉइंट पर रुकवाया गया होता तो प्रवीण सिन्हा का गाड़ी के स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता, जिससे गाड़ी के टायर के स्क्रैच मार्क्स सड़क पर होते। ऐसे कोई मार्क्स तो हमें यहाँ मिले नहीं। सर, यहाँ पे कोई स्क्रैच का मार्क नहीं है सर, लेकिन गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान वाले आदमी ने ही गाड़ी को रुकवाया। हो सकता है गाड़ी को किसी जान पहचान वाले ने ही रुकवाया। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं और सारे सबूतों को फिर से रीचेक करते हैं। चलो सर। क्या हुआ सर, कुछ सोच रहे हैं क्या? एक काम कर, गाड़ी टर्न कर और प्रवीण सिन्हा के ऑफिस की तरफ ले। नमस्ते सर। अच्छा, जब हम पिछली बार जांच के लिए आए थे तब एक 16-17 साल की लड़की हमसे टकराई थी। लड़की? कौन सी लड़की साहब? हमको याद नहीं है साहब, और वैसे भी वो दिन कस्टमर आया नहीं था, काहे कि एजेंसी बंद था ना वो दिन। लड़की तो वही थी। अच्छा, तुम्हारी एजेंसी में कोई 17-18 साल की लड़की काम करती है? नहीं साहब। कभी कभी कोई सवाल यूं ही डाउट पैदा कर देता है। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने एजेंसी में जिस लड़की को देखा था उसका सच क्या था ये किसी को नहीं पता था, और पुलिस को भी इस केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। आखिरकार कौन थी ये लड़की और क्या लेना देना था उसका इस केस से? क्या प्रवीण सिन्हा का कत्ल महज एक गुत्थी बनकर रह जाने वाला था और इस लड़की का इस केस से कोई लेना देना था भी या नहीं? हेलो, इनके बारे में कुछ पता चला क्या भाई साहब? कुछ पता नहीं चला। देखिए, हम आपको बोले हैं ना कि हमको रोज रोज फोन मत कीजिए। देखिए, हम खुद बहुत परेशान हैं। हर दूसरा दिन पुलिस आ जाती है और अब हम और कोने बखरा नहीं चाहते हैं। शुक्र मनाइए पुलिस को भनक नहीं लगी, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाते और हमारा जीना मुश्किल हो जाता। रखते हैं। ये तो वही लड़की है। क्या हुआ? सॉरी। अरे श्रुति बेटा, कैसे हो? ठीक हो चाचा जी? पापा जी कैसे हैं? पापा ठीक है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई उनसे। उनको बोलना चाचा जी याद कर रहे थे। जी। मुझे लगता है उस लड़की का इस केस से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। बहुत ही अहम कड़ी है वो लड़की। एक काम करते हैं, मैंने जिस एरिया में उसे देखा था वहीं चलकर उसे ढूंढते हैं। हो सकता है शायद वो वहीं कहीं मिल जाए। एक मिनट। ये तो वही लड़की है सर। वो ऑटो तो जा रहा है। एक मिनट। चल।
हाँ, ये हमारे स्कूल की छात्रा है, 11वीं कक्षा में पढ़ती है। श्रुति झा नाम है इसका। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? फिलहाल तो कुछ नहीं, हमें इसका पता चाहिए। ओके। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन सर, प्रवीण सिन्हा का जहाँ मर्डर हुआ वो जगह यहाँ से बहुत नजदीक है। वही तो, घटना स्थल यहाँ से नजदीक है और उस लड़की श्रुति झा का प्रवीण सिन्हा के ऑफिस के बाहर दिखाई देना है और क्राइम लोकेशन में मुझे उसका दिखाई देना है। पता नहीं शुक्ला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन इस केस से जरूर है। सर, घर पे ताला लगा हुआ है, कहीं वो भाग तो नहीं गए? हो सकता है। इधर आओ। हमको साहब। हाँ तुम इधर आओ। हाँ साहब, क्या हुआ? ये श्रुति झा का घर यही है? हाँ साहब। घर पे ताला लगा हुआ है, कहाँ गए लोग? साहब, श्रुति की माँ वो सुधा भाभी है ना, उनका उधर वो पिछली गली में वो ब्यूटी पार्लर का दुकान है, वो हुआ गई हैं। और उनके बाबूजी नरेंद्र जी वो सिन्हा साहब के यहाँ काम करते हैं। क्या? हाँ साहब। प्रवीण सिन्हा के ऑफिस में? हाँ साहब। जी साहब। नरेंद्र झा तुम्हारी एजेंसी में काम करता है, ये बात तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कहाँ है वो? पता नहीं साहब, सेठ जी के देहांत के बाद वो आए नहीं। अब कहा है ना साहब, सेठ जी के साथ उनका फैमिली जैसा रिलेशन है, तो हम सोचे कि वो भी सदमे में होंगे। 2 हफ्ते से एक आदमी काम पे नहीं है और तुम ये सोचकर बैठ गए कि वो आदमी सदमे में है। ढूंढने की कोशिश नहीं की? साहब, वो उनकी पत्नी का फोन आया था साहब। कई बार फोन किए साहब एजेंसी में, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते से आपके पति घर नहीं आए, आपने मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखाई, ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? हमने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हम उनके ऑफिस भी गए थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और हमारी अम्मा ने हमें चुप रहने के लिए कहा था। नरेंद्र पर तो शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता साहब, काहे कि जौन दिन ये हादसा हुआ वो दिन 6:30 बजे तक नरेंद्र ड्यूटी पे था। अब रजिस्टर चेक कर लीजिए, अब चाहे तो आप किसी से पूछताछ कर सकते हैं, हम झूठ काहे बोलेंगे साहब? नरेंद्र का तुम्हारे सेठ के साथ कभी कोई झगड़ा? नहीं साहब, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अरे सेठ जी तो देवता समान आदमी थे, हमारे पति बहुत मानते थे उनको। लेकिन सेठ जी की हत्या के बाद जब हमारे पति अचानक से कहीं चले गए, हम बहुत डर गए साहब। हमको लगा पुलिस में जाकर रपट करने से कहीं हम उनके लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। बाकी हमारे पति सेठ जी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते साहब। फोटो देखो नरेंद्र झा की। ये देखिए सर। सवाल कई थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक एम्प्लॉय 2 हफ्ते से काम पर नहीं आया था, लेकिन किसी ने उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। उसकी फैमिली ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज की थी। क्यों? जिस दिन खून हुआ उस दिन वो ड्यूटी पर था, फिर वो गायब हुआ। क्यों? एक और चेहरा अब पुलिस के नक्शे पर उभरा था। क्या था इस चेहरे का सच? शायद अब कई गड़े मुर्दे बाहर आने वाले थे और कई चेहरों पर से नकाब उतरने वाला था। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, इतना मूड क्यों ऑफ है? अच्छा मैं आपको देता हूँ ये वाला टॉय। नहीं, अच्छा हम फोन पे बात करेंगे। हेलो हेलो, बात कर। दद्दू दद्दू। नहीं बेटा, दद्दू नहीं आएंगे। जी ये नरेंद्र झा को जानते हैं आप? जी हाँ सर। क्यों, क्या हुआ? जब से आपके पिताजी का खून हुआ है गायब है वो, न घर पे न ड्यूटी पे। लेकिन वो तो बहुत सीधे साधे आदमी है और काफी सालों से हमारी एजेंसी में काम कर रहे हैं और पापा ने उनकी हमेशा मदद की है। यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। चलो। सर एक बात का गौर किया आपने? क्या? नरेंद्र झा का जिक्र होने पर उसकी माँ के चेहरे पर अजीब से भाव आए थे। नरेंद्र झा को जानते हैं? सर कुछ तो है जो हर कोई हमसे छुपा रहा है। नरेंद्र झा का घर घटनास्थल से करीब होना और कत्ल के बाद से नरेंद्र झा का इस तरह से गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं सर।
एक काम करो, इस नरेंद्र झा की पूरी हिस्ट्री निकालो। अड़ोस पड़ोस से पूछताछ के बाद पता चला है कि साल भर पहले नरेंद्र झा ने एक कमरा किराए पर दिया था, लेकिन वहां सत्यम नाम का कोई गुंडा आकर बस गया था जो उनकी लड़की को छेड़ता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने प्रवीण सिन्हा से मदद मांगी थी सर। अरे अरे सामान क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग? आगे से यहाँ नजर आए ना तो देख ले। अरे देख तो हम तुमको लेंगे सेठ, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे हो, और उसके लिए हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। सर उस लड़के सत्यम की दुश्मनी सिर्फ प्रवीण सिन्हा से नहीं थी, नरेंद्र झा से भी थी। और सर नरेंद्र झा गायब है, हो सकता है एक नहीं 2 खून हुए हो। उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? सर उसका पता तो नहीं चला, लेकिन उसका एक दोस्त है मुन्ना जो मोबाइल शॉप में काम करता है, उसका पता चला है सर। हमको कहे गए साहब, हमने क्या किया है साहब? सत्यम क्या है? सत्यम कहाँ है सत्यम? हमें नहीं पता साहब, वो तो बस हमारी दुकान में मोबाइल रिचार्ज करने आता था साहब। मोबाइल रिचार्ज करने आता था साहब? दोस्त है हमारा वो। कहाँ मिलेगा? साहब मुझे नहीं मालूम साहब। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बोल। चिड़ैया लॉज में साहब। हाँ सर, मुन्ना सच बोल रहा था। लौंडा उसी लॉज में रुका है, चिरैया ताल लॉज। हर 2-3 घंटा में बाहर आता है फोन करने के लिए मोड़ पर, और बूथ से कॉल करके फिर अंदर चला जाता है साहब। ठीक है, अगर भागने की कोशिश करे तो उसे धर लेना। सर सत्यम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में एक बात गौर करने जैसी है। जिस दिन प्रवीण सिन्हा का मर्डर हुआ उस दिन इसके फोन से एक ही कॉल गया था, वो भी इस नंबर पे। ओह, इसका मतलब दोनों में साथ साथ खिचड़ी पक रही थी। चलो साहब आप कुछ पता चला क्या हमारे पति के बारे में? अभी पता चल जाएगा। आपकी बेटी कहाँ है? उससे तो पूछताछ कर चुके हैं ना आप साहब, उसे नहीं मालूम है उसके पिता कहाँ हैं। उसे बहुत कुछ पता है। कहाँ है वो? साहब मेरी मैडम, साहब मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब बताइए ना उन्हें। सब पता चल जाएगा। चल हमारी बेटी ने कुछ नहीं किया साहब, हमारी बात तो सुनिए साहब। छोड़ दीजिए ना इसे साहब, इसने कुछ नहीं किया साहब। हमारी बेटी बेकसूर है साहब, आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट। प्रवीण सिन्हा का जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन तुम्हारे मोबाइल से सिर्फ एक कॉल हुआ था, वो भी सिर्फ इस लड़की के मोबाइल पे, और पीसीओ से भी जितने कॉल किए गए थे इसी लड़की के मोबाइल पे आए थे। यही लड़का है सारे आफत की जड़ साहब, सेठ जी का खून भी इसी ने किया है। अरे हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था ये, जब तक मुझसे फोन करके परेशान करता था साहब, और इसी कारण हमारे पति और सेठ जी के साथ झगड़ा हुआ था इसका साहब। नहीं माँ, सत्यम जिम्मेदार नहीं है। प्रवीण सिन्हा के खून का प्लान हमारा था। श्रुति क्या बोल रही है बेटा तू? हाँ? माँ दलदल में तो उतर ही चुके हैं हम, आप कोशिश करने का क्या फायदा? जितना भी कोशिश करेंगे उतना ही ढसते जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब ये सब हमने किया है और हमें किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं है। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, असली कसूरवार तो हम हैं। 12 साल पहले की बात है साहिब, श्रुति तब सिर्फ 5 साल की थी। नरेंद्र काम चाहते हो? हाँ मालिक, बहुत जरूरत है। अब आप बीवी बच्चा का हालत तो देख ही रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं साहब, काम पे रख लीजिए। ठीक है, कल से ही काम पे आ जाओ। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। और हाँ, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना, संकोच मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते करो साहब। पता नहीं था साहब, सेठ जी के उपकार की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन सेठ जी घर पर आए जब मेरे पति घर पर नहीं थे।
आए। साहेब आप, नमस्ते नमस्ते। ये तो घर पर है नहीं। हाँ पता है, काम पर है। मुझे आपसे ही मिलना था जी। सोचा आपस में बैठ के बातचीत कर लेते हैं। आपके पति ने बताया कि आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, फिर घर पे क्यों बैठी रहती? और क्या करें हम साहब? अरे हम तुम्हारे लिए पार्लर खोल देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेठ जी इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब हमारी जिम्मेदारी, बस हमारा थोड़ा ख्याल रखना होगा, समझी? सोच लो सुधा एक बार। हम जिंदगी बना भी सकते हैं और जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तुम्हारे पति की अगर नौकरी चली गई तो फिर दर दर भटकना होगा। हालात ऐसे थे कि झुकना पड़ा। एक दिन जो झुके तो फिर सर उठाकर जीना कहाँ होता है साहब। एक दिन जो हुआ वो रोज रोज होने लगा। हमारे पति के जानने के बाद भी क्या बोले सेठ जी? ब्यूटी पार्लर खोलने में बहुत देर हो रहा है। बोले हैं जल्दी खुलवा देंगे। काहे कि नया काम शुरू हो जाएगा तो 4 पैसा ज्यादा घर में आएगा। हमारे काम से खुश हैं सेठ जी। लगता है तुम्हारे काम से भी खुश हैं। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, खुश रखना उनको। एक बार जो शर्म का पर्दा उठा तो फिर परसों तक उनका घर में आना चलता रहा। श्रुति, कब से खड़ी है तू यहाँ? चल जा यहाँ से। अरे तो क्या हुआ? जब तेरे पति को पता है तो इससे क्या छुपाना? तो तुम्हारी माँ का जो शोषण चल रहा था उसका बदला लिया तुमने इस गुंडे के साथ मिलकर। गुंडा नहीं है सत्यम, प्यार करता है हमसे, सच्चा प्यार। अरे गुंडा तो वो था, वो सेठ। जिंदा रहने के लायक नहीं था वो। धर्म कर्म के मामले में भी हमेशा आगे रहते थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे, भगवान जैसे थे हम लोगों के लिए। नरेंद्र झा को जानते हैं आप? सेठ जी तो देवता समान आदमी थे। हमारा थोड़ा ख्याल रखना होगा, समझी? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो? हमारी मदद करके हमारे माँ बाप को मुंह तो बंद कर ही दिया था उसने, लेकिन हमें क्या पता था कि और बहुत कुछ होना बाकी था। सिर्फ 15 साल के थे हम। थकी थकी सी लगती हो, मजा नहीं आता है। जी? हाँ, तुम्हारी बेटी जवान हो गई। क्या कह रहे साहब जी आप? हाँ? अभी 15 साल की हुई है वो। कच्ची है लेकिन मन को अच्छी लगी। नहीं साहब जी, उसके साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप जो कहेंगे ना साहब जी, हम वो करेंगे, लेकिन उसे छोड़ दो साहब जी। सोच लो,
एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ये सब कुछ है ना तुम्हारे पास, एक पल में निकल जाएगा। कल फिर आएंगे हम, उसे राजी करके रखना। देखो बेटा, छोटे लोग हैं हम, लड़ तो नहीं ना सकते उनसे। आप चाहते क्या है हमसे? बेटा हम अपने आप से घिन आने लगी थी हमें। हमने तंग आकर अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मरे हम। 2 साल से यही जारी था। फिर एक दिन सत्यम हमारी जिंदगी में आया और हमें जीने की एक नई वजह मिल गई। प्यार करने लगे थे हम सत्यम से, लेकिन ये बात सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने एक दिन। अरे अरे सामान क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग? आगे से यहाँ नजर आए ना तो देख ले। अरे देख तो हम तुमको लेंगे सेठ, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा नहीं कर रहे हो, और उसके लिए हम आपको सबक जरूर सिखाएंगे। हमारा एक ही सहारा था और वो भी सेठ जी ने हमसे छीन लिया। लेकिन उस दिन हमने देखा कि सत्यम ने हमारे लिए किस तरह से बात की सेठ जी से, और हमें भरोसा हो गया कि सत्यम हमारे लिए कुछ भी करेगा। उसी समय हमने तय कर लिया कि हम सेठ जी को रास्ते से हटा देंगे। सेठ जी हर शाम अपनी पोती को लेकर निकलते थे। हमें पता था कि वो हमारे लिए गाड़ी जरूर रोकेंगे, तो हमने तय कर लिया कि उसे रास्ते में ही रोककर खत्म कर देंगे। हमारे साथ जो हो रहा था वो हमारे माँ बाप रोक सकते थे, पुलिस तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो घुटने टेक दिए थे। इसलिए हमने फैसला किया और उसे अंजाम भी दिया। सत्यम, तुम ना थोड़ी दिन लॉज में ही छिपे रहना। मामला ठंडा होते ही हम तुम्हें यहाँ बुला लेंगे। क्या कर रही हो तुम? हाँ? बाप होकर जो आप ना कर सके, खत्म कर दिया हमने उसे। मारना तो आपको चाहिए था उसे, उस आदमी को जिसने बरसों से आपकी पत्नी का शोषण किया। सिर्फ 15 साल के थे हम जब ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा था। हम कुछ नहीं जानते थे। हमारी बस एक ही उम्मीद थी कि आप और अम्मा हमारी रक्षा करें, लेकिन आपने भी घुटने टेक दिए। अरे आपसे तो बेहतर वो सत्यम है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए जान पे खेल गया। हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ले जाओ ना। या अल्लाह, की बदबू। इस बदबू में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बदबू से तो उल्टी भी आ रही है। ये बी विंग में रहने वाले लोग भी ना जब देखो तब गंदगी फैलाते रहते हैं। और ए विंग वाले, आपके यहाँ से मटन से तो इत्र की खुशबू आती है। नज़मा आपा, मुंह मत खुलवाओ। क्यों क्यों क्यों? आपकी बिल्डिंग में तो डस्टबिन भी नहीं मिलते हैं। देखो क्या बोल रही है। चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। देखिए ना कासिम चाचा, इन बी विंग वालों ने ना जीना मुश्किल कर दिया है। अरे सलमा बेटा, छोटी सी बात है। अगर ड्रेनेज का पाइप खराब हो गया तो म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला लेते हैं। आप ना हमेशा इनकी बात ही लेते हैं। इन लोगों को तो यहाँ से हटा देना चाहिए। या अल्लाह, इतनी नफरत। अब विंग के हिसाब से लोगों का बंटवारा होगा सलमा। हाँ अशरफ चाचा, म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन करो। जी चाचा। स्वच्छता हमारे देश की सबसे आखिरी प्राथमिकता होती है। शायद ये अकेला ऐसा देश है जहां स्वच्छता के लिए अभियान की जरूरत पड़ती है, और देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता अभियान पर खर्च होता है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड एक सोसाइटी की गंदगी से शुरू होता है, और सोसाइटी के ड्रेनेज पाइप में पाई गई गंदगी इंसान के मन की गंदगी को उजागर करती है। अल रेहान मुंबई के उपनगर में बसी एक सोसाइटी। पिछले 2 दिन से अल रेहान सोसाइटी में भयानक बदबू आ रही थी। 2 दिन तक तो वहां के लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम सब
गंदगी और बदबू के आदी हो चुके हैं, लेकिन आज इस बदबू ने तो कहर ही बरपा दिया। जब सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तब जाकर सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या के बारे में सोचने लगे। क्या हुआ भाई? अब वो पाइप खराब हो गया था। चौकअप हो गया। चलो खोलो उसको। साहब ये देखो क्या निकला। या अल्लाह, या अल्लाह। कहाँ ये अल रिहान बिल्डिंग? जन्नत नगर से। ये पाइप चॉकअप हो गई, तो खोल के देखा तो ये बॉडी के पुर्जे निकल आए। इन्हें लैब भिजवाओ। यस सर। ये ड्रेनेज का पाइप आता कहाँ से है? सर अलरियाना की 3 विंग्स है सर, ए, बी और सी। तीनों विंग का वेस्टेज यही जमा होता है सर। हर विंग में कितने फ्लैट हैं? 36 फ्लैट है सर। हमारी विंग में सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब, ये जरूर बी विंग वालों का काम होगा। या अल्लाह साहब, हमने कुछ नहीं किया, ये कुछ। शिंदे, इस पूरे एरिया को सील करो। यस सर। कत्ल हुआ है लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब मरने वाला आदमी वहां का रहने वाला नहीं है। लेकिन सर लाश कहाँ है? सिर्फ जिस्म के कुछ टुकड़े पाए जाना, मामला बहुत कंफ्यूजिंग है सर। इंसान के जिस्म के टुकड़े पाए गए हैं शिंदे। पता करो उस बिल्डिंग में इससे पहले कहीं कोई संदिग्ध हरकतें करता हुआ तो नहीं पाया गया है। मतलब ये कि जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान है, और इंसान की विकृत मानसिकता उससे क्या क्या करवा सकती है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। पता करो उस बिल्डिंग में कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान तो नहीं है। और वो जो 2 औरतें आपस में बहस कर रही थी जी, उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करो। यस सर। हाँ साहब, हमारे विंग में सब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पर साहब सबके सब अच्छे काम धंधे वाले लोग हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये ए विंग जैसे दरवाजे बंद नहीं रखते हैं हम। यहाँ कौन कौन रहता है? मैं और मेरे शोहर। वो क्या काम करते हैं? जी वो दुबई में काम करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो कुछ हुआ वो किसका काम होगा? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। पिछले हफ्ते तुमने कोई अनजान लोगों को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ठीक है। कुछ पूछताछ करनी है। पूछो। सलमा जी को भी बुलाइए। जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं सब बता दूंगा। देखिए ये हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। सलमा, सलमा जी बाहर आओ। आई। हम अंदर आ सकते हैं? आइए। जो पूछना है जल्दी पूछिए। लगता है आपको इत्र का बहुत शौक है, पूरा घर महक रहा है। आपको कोई एतराज? नहीं। वैसे आपके बिल्डिंग से कोई मिसिंग तो नहीं? हमको क्या पता, इस घर में हम 2 मेंबर्स हैं, यहाँ से कोई मिसिंग नहीं। जी नहीं साहब। सर लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या 3 दिन पहले हुई है, और लगता है बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहीं और फेंके गए हैं। मतलब ये खून कहीं और हुआ है, और लाश का बाकी हिस्सा जिसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। साहब, सलमा का हस्बैंड कमाल पढ़ा लिखा है साहब, MA PhD किया है,
लेकिन जहाँ जहाँ भी नौकरी की उसने, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वजह? मानसिक संतुलन की कमी है साहब, रात भर जगता है, नींद की बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है साहब उसका। सलमा को भी बहुत मारता पीटता है, बच्चे नहीं हो रहे ना उनको, सोसाइटी में भी किसी से बातचीत नहीं है, एकदम अजीब आदमी है। कमाल पे नजर रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ड्रेनेज में जो लाश के टुकड़े मिले थे उसकी जड़ तक जाने की कोशिश लगातार चल रही थी। ये एरिया सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस घर घर जाकर तलाशी लेने की बजाय कुछ और ऑप्शंस ढूंढ रही थी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि कातिल आखिर है कौन। सोसाइटी के ड्रेनेज से मिले इंसानी जिस्म के वो छोटे छोटे टुकड़े सारी सच्चाई बयां करने में असमर्थ थे, लेकिन जिसने भी ये काम किया था बड़ी बेरहमी से किया। इस कत्ल के पीछे अब तक दो ही संभावनाएं नजर आ रही थी। एक, या तो किसी मानसिक बीमार व्यक्ति की विकृत मानसिकता, या फिर किसी पेशेवर खूनी द्वारा किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी थी कि अचानक एक सुबह इंस्पेक्टर पाटिल का फोन बजा। जन्नत नगर का जो डंपिंग ग्राउंड है वहां चलना। ओके सर। जन्नत नगर डंपिंग ग्राउंड चला। मैं पिछले 2 दिनों से बीमार था, छुट्टी पे था। आज मैं जब कचरा उठाने के लिए आया तो यहाँ से बदबू आ रही थी। फिर मैंने आके देखा तो यहाँ पे ये पॉलीथीन मिला। फिर मैंने तुरंत आप सबको बताया। कामले, इसे फोरेंसिक लैब भिजवाओ। शिंदे किसी पेशेवर का काम लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है, वो पता लगाना जरूरी है। कमाल के बारे में कोई खबर? सर, जैसे कामले ने कहा, वो नॉर्मल नहीं लगता, निशाचर है, रात भर घूमता रहता है। बुलाओ उसको। यस सर। डंपिंग ग्राउंड है ना, डंपिंग ग्राउंड, हड्डियां मिली, इंसान की हड्डियां। या अल्लाह, असलम भाई, कौन हो सकता है दरिंदा? हमारे एरिया को नजर लगी है, काला जादू है ये, काला जादू। या अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है? 3 दिन पहले आप कहाँ थे? याद नहीं। मैं हेल्प कर देता हूँ। आप डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर के पास जाना कोई जुर्म है? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना आप अपनी बीवी सलमा से मारपीट करते हैं। कौन नहीं करता, सब झगड़ते हैं। प्यार भी तो इतना ही करता हूँ मैं। आप अपनी सोसाइटी में सबसे कटे कटे रहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, ऐसा क्यों? ईद के दिन पूरी सोसाइटी को सेवइयों की खीर खिलाता हूँ मैं। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आई मीन वायलेंट। और जब आप वायलेंट होते हैं तो आपको ये कहते हुए सुना गया है कि मार दूंगा, काट दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। आपको एक बार पहले अरेस्ट भी किया गया था। किसने दी रिपोर्ट? सलमा ने। एनीवेज, क्या लगता है आपको ये मर्डर किसने किया होगा? आप ढूंढिए, आपका काम है। और कुछ सवाल पूछना है या मैं जाऊं? जाइए। थैंक यू। आदमी सनकी है पर कातिल नहीं लगता, फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते। नजर रखना इस पे। सर, अपने खबरियों से कुछ पता चला? और कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? इस एरिया में तो नहीं। और वो डंपिंग ग्राउंड के आसपास कोई निशान मिले? नहीं सर, कहीं कोई खून के धब्बे या और कोई निशान नहीं थे। और हाँ, लाश के टुकड़ों को बाकायदा पॉलीथीन के बैग में लाया गया था। ये डंपिंग ग्राउंड से मिले जिस्म के टुकड़े और अल रिहान बिल्डिंग में मिले जिस्म के टुकड़े एक ही इंसान के तो नहीं है। लैब से पता करो, क्या पता एक ही इंसान हो। यस सर। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। कामले, क्या हो रहा है? मी बघून येतो साहेब। क्या झालं पाटिल भाई? क्या हुआ? मेरी बच्ची गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। एक मिनट साहब, कडे चला। साहब, मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बैठिए। क्या हुआ? साहब, मेरी बेटी गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। क्या उम्र है? 23-24 की होगी साहब। नाम? रजिया। कुछ काम करती है वो? सब बर्तन मांजने का काम करती है। कहाँ? अल रिहान बिल्डिंग है ना, वहाँ पे।
अल रेहान, हाँ साहब। आप कहाँ रहती हैं? मैं तो वहाँ सातारा रहती हूँ, लेकिन हमारी जान पहचान के हीरा भाई है ना, उसके साथ वो रहती है। लेकिन वो तो गांव गई है तुम्हारे पास, बोली माँ को लेने जा रही हो। मगर वो गांव तो नहीं आई। या अल्लाह, कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? अरे चिंता क्यों कर रही हो, वो चचेरी बहन सायरा है ना, वो कभी कभी लेके जाती है उसे। तुम पहले अंदर तो आओ, पहले उसे ढूंढते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, सामान रखो। सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। वो रजिया आई है तेरे पास? नहीं तो, मेरी तो उससे 10-12 दिन से बात नहीं हुई। लेकिन हीराबाई कह रही थी कि वो शायद तेरे पास रहेगी। घबराइए मत अम्मी, अल रेहान बिल्डिंग में होगी। किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा तो किसी ने रोक लिया होगा। मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा, तू जल्दी आ जा। जी। सलाम वालेकुम हिदायत भाई। वालेकुम सलाम बेटी। आपने रजिया को देखा क्या? रजिया तो 1 हफ्ते से नहीं आई करीब। या अल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। चलिए। शिंदे, अल रेहान बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ। यस सर। आप लोग हेलो। पाटिल साहब, फोरेंसिक लैब से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर शर्मा बोलिए। डंपिंग ग्राउंड में और अल रेहान बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप में जो लाश के टुकड़े मिले हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं और वो एक लड़की के हैं। इसके अलावा अंगूठी और कान की बाली मिली है जो आज शाम को आपके पास भिजवा देता हूँ। ठीक है। शिंदे। जी सर। अल रेहान में पाए गए शरीर के टुकड़े और डंपिंग ग्राउंड में मिले शरीर के हिस्से एक ही इंसान के हैं, लड़की है। कहीं ये जो लड़की मिसिंग है रजिया, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है? कहीं बॉडी पार्ट्स रजिया के तो नहीं है? बॉडी के साथ मिली चीजें हाथ में आएंगी तो मामला और साफ हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हिदायत हुसैन साहब। रजिया को आखिरी बार कब देखा था? 1 हफ्ता हुआ है साहब। रजिया बिटिया आई थी करीब शाम के 7 बज रहे होंगे साहब। चाचा, ऐसे दिन में भी सोते रहना तो हो गई आपकी वॉचमैनी। अरे यहाँ कौन आने वाला है बेटा, किसके पास पैसा है चुराने के लिए। आज लेट हुआ? हाँ बस अभी सलमा आपा के घर का काम करने जा रही हूँ। तू बड़ी मेहनती है बेटी। चाचा, मेहनत करूंगी तभी तो अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। इतनी नेक सोच है तो अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आमीन। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटी। मैंने रजिया बेटी को सलमा आपा के घर जाते हुए देखा, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है साहब। शिंदे, चलो अल रेहान, और जो औरतें बाहर बैठी हैं उन्हें साथ ले लो। हाँ आई थी, रोज आती थी। तो फिर कहाँ गई वो? मुझे क्या मालूम साहब, बोल रही थी गांव जाएगी, उसकी शादी तय हुई थी ना इसलिए। आ गई तू, चल आ जा। अब वो क्या है ना भाभी, आज जल्दी जल्दी काम करके ना गांव के लिए निकलना है, माँ को लेने जाना है। क्या हुआ? वो आप किसी को बताइएगा मत, मेरा निकाह होने वाला है। लड़का कौन है? बाद में बता दूंगी आपको। सब झूठ है, कोई शादी वादी नहीं थी। बता बता मेरी बेटी कहाँ है, तुझे मालूम? अरे ये क्या बकवास है, मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है। साहब मैं जानती हूँ, वो नज़मा है ना ब्रीदिंग वाली, उसी ने ये सारी बातें इनके दिमाग में डाली होंगी। और वो उसका भांजा है ना अशरफ, वो रात दिन रजिया को छेड़ता था, उसकी बुरी नजर थी रजिया पर, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अशरफ? वो मेरा भांजा है साहब, वो बिल्कुल मासूम है। या अल्लाह, उसने कुछ नहीं किया साहब, वो बिल्कुल मासूम है साहब। वो कहाँ है वो बाहर गए है साहब, कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही बताएगा। साहब ये सब सलमा ने आपको बताया ना साहब, वो एकदम पागल है। उसका शोहर तो सरफिरा है, कुछ भी बके रहते। अरे सलमा, तेरा बेड़ा घर को। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अशरफ कहाँ है? वो बाहर गया है साहब। कहाँ? सलीम की दुकान पर गया है साहब, जब वो खाता है। चलो साहब रुके साहब, मेरे भांजे ने कुछ नहीं किया साहब। या अल्लाह, मेरे भांजे को बचा। हाँ बोल। तुम लफड़ा किया कुछ? अरे हाँ किया ना, बोलना क्या हुआ? पुलिस वाले को सब पता चल गया। तेरा नाम सलीम है?
हाँ साहब, क्यों क्या हुआ साहब? अशरफ कहाँ है? आया था साहब चाय पीने, चाय पी और चला गया। पता नहीं साहब कहाँ गया। तुझे लगता है पुलिस की चाय पीने का बड़ा शौक? हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन की चाय बहुत कड़क होती है। साहब वो अपने चाचा के गैरेज में गया होगा, या फिर वो शक्ल है ना साहब, भिंडी बाजार वाला, उसके पास गया होगा। वो जब भी खाली होता है साहब उधर ही जाता है। साहब क्या हुआ? क्यों मिली मेरी बच्ची? कहाँ है रजिया? बैठिए। कहाँ है मेरी रजिया? एक बात बताइए, आप इन चीजों को पहचानती हैं? ये तो मेरी रजिया की अंगूठी है। मैंने दी थी उसे पिछले ईद में, और ये बाली भी उसी की है। सब रजिया कहाँ है? रजिया क्या? रजिया नहीं रही। उसका मर्डर हुआ है। साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब। देखिए यही सच है, ये चीजें हमें उसकी लाश के साथ मिली हैं और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ ये हैवानियत भरा काम किसने किया। तू मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? साहब दिल आ गया था उस पे, इश्क करता था रजिया से। रजिया, अरे रुकना बाबा, तू हूर की परी है तो हम ऐਵੇਂ ही थोड़े हैं। देख अशरफ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाने दे। अरे हैप्पी बर्थडे है मेरा, विश तो करना। अशरफ मैंने तेरे को 10 दफे बताया, मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, हट जा यहाँ से। तो गुस्से में और भी मसला, काम पे जा रही क्या? हाँ। मेरे से शादी मना ले, काम छोड़वा दूंगा पक्का। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू ज्यादा नाटक नहीं कर रहा है? अरे नाटक तो तू कर देगी। हाँ छोड़। हैप्पी बर्थडे मेरा, अरे विश ना, अरे गिफ्ट तो देना। गिफ्ट चाहिए तुझे? गिफ्ट चाहिए? हाँ, मैं तो सिर्फ हाजी अली जाकर 2 चैन और एक पर्स मारा था, सोचा था रजिया को गिफ्ट देकर खुश कर दूंगा। गिफ्ट दिया तूने? साहब उसके बाद वो मिली ही नहीं। मिली नहीं कि मार दिया तूने? पर मैं मारूंगा उसे? क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा सर? सर मुझे लगता है कि हमारा शक गलत है। जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन अशरफ हाजी अली एरिया में था। उसने जो माल चुराया था वो बरामद हुआ है और वर्ली के थाने ने ये बात कंफर्म की है। सर उसे तो ये भी नहीं पता कि रजिया की मौत हुई है। रजिया जैसी मासूम और मेहनती लड़की के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? और सबसे अहम सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा था वो ये था कि लाश के साथ इतनी बर्बरता से व्यवहार क्यों किया गया था? उसे ड्रेनेज पाइप में क्यों और कैसे फेंका गया? कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर एक हफ्ते के बाद म्युनिसिपैलिटी की रिपोर्ट आई जिससे कुछ बातें साफ होने के आसार नजर आने लगे। साहब वो ड्रेनेज है ना जिसमें अल रियान बिल्डिंग का कचरा जमा होकर आता है, उसको कुछ महीने से अलग कर दिया साहब। अभी उधर खाली ए विंग का कचरा जमा होकर आता है। मतलब सिर्फ ए विंग में सारे राज छुपे हुए हैं। शिंदे, एक एक घर जाकर एक एक पाइप चेक करना होगा और हर पाइप का एक एक इंच चेक किया जाएगा। मुश्किल है सर। क्यों? कितने लोग लगेंगे इस काम के लिए? सर बात वो नहीं है, मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव है इसलिए वहाँ। अगर हम तहकीकात करने जाते हैं तो रेजिस्टेंस हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम वहाँ किसी और बहाने से जाएं तो, मतलब मान लो कि हम म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को वहाँ भेजते हैं तो? पर सर वो तहकीकात कैसे कर पाएंगे? शिंदे, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ अपने लोग होंगे उनकी वर्दी में। बहाना होगा ड्रेनेज के पाइप्स बदलवाने का, तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। और जाने से पहले मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों को कॉन्फिडेंस में देंगे। ए विंग में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। यस सर। सावंत, विष्णु। यस सर। सर ये दोनों म्युनिसिपैलिटी वालों के साथ जाएंगे। सावंत, तहकीकात करनी है। ओके सर। मगर अलग अंदाज में। म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ जाना है, उन्हीं के कपड़े पहनकर। एक एक फ्लैट के ड्रेनेज को चेक करो, खून के धब्बे, नाखून, बाल, कुछ भी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। ये मैं दो।
नमस्कार। सलाम। मैंने फ़ोन किया था। जी आइए आइए। आपको जो बार बार ड्रेनेज चोकअप होने की दिक्कत होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम पाइप का मेजरमेंट लेंगे, क्या क्या करना होगा इसकी जानकारी लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो यहाँ पे। ठीक सर। पाटिल साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे मौलवी साहब? खैरियत। म्यूनसिपैलिटी वाले आए हैं? जी जी। चलिए अच्छा है, आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, ये समस्या तो दूर हो जाएगी, मगर असली समस्या तो वो कत्ल है। कोई सुराग मिला उसका आपको? नहीं मौलवी साहब, अभी तक तो नहीं है। कातिल बहुत शातिर लगता है। या अल्लाह, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता क्या? चलिए मौलवी साहब, चलता हूँ। जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आपको। तकलीफ की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा फर्ज है। जी अल्लाह हाफिज। बोलो विष्णु। सर मैंने सब देख लिया मगर कोई सुराग मिला नहीं। स्ट्रेंज, कुछ भी नहीं मिला? सर मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, बस एक घर छोड़ के 506, और वो बंद था। वो घर किसका है? सर वो मौलवी साहब का, जो अभी यहाँ खड़े थे। तो तुमने उनसे चाबी क्यों नहीं मांगी? सर मौलवी जी से चाबी सर। लेकिन क्यों विष्णु? सर मौलवी साहब का घर। अरे शिंदे, उसमें एक मिनट, जिस ड्रेनेज से हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ए विंग का पानी आता है। ए विंग के सारे फ्लैट्स चेक हो चुके हैं मौलवी साहब का घर छोड़कर, और रजिया को भी आखिरी बार ए विंग में ही जाते हुए देखा गया था। चलो। जनाब माफ कीजिएगा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी बदल रहा है। 15-20 मिनट लगेंगे, सोचा आपके पास चल के बैठते हैं। हम लोग चल के सलमा के यहाँ बैठते हैं, वहाँ बातें भी हो जाएंगी और चाय भी पी लेंगे वहाँ पे। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत है। आइए। पाटिल साहब, वो जरा टॉयलेट गए हैं। सब किल्लत है पानी की, हमारे यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। मौलवी साहब ये खुशबू? जनाब इतर की खुशबू है, वो लोग इज्जत से प्यार से मोहब्बत से दे जाते हैं बस। लोग इज्जत और प्यार से दे जाते हैं और आप उसे पैखाने में छिड़क देते हैं। वाह मौलवी साहब, लोगों के प्यार की आपको कदर ही नहीं है। लोग मानते हैं कि आप उन्हें सच्ची राह दिखाने वाले राहगीर हैं, जीने का सही तरीका सिखाने वाले फरिश्ते हैं। लोगों की नज़रों में आप खुदा समान हैं मौलवी साहब। आपके एक लफ्ज़ पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और आपने उनके प्यार और भरोसे का ये सिला दिया। उनके प्यार और भरोसे को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया मौलवी साहब। जनाब ये क्या बक रहे हैं आप? आप अपना जुर्म यहाँ कबूल करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोको इन्हें, देखो ना, पुलिस को कहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं? रोको इन्हें, कहीं जा रहे हैं ये लोग। हमारे मौलवी साहब को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? एक मिनट, आप हमें अपना काम करने दीजिए।
मौलवी साहब ने रजिया का कत्ल किया। लाशें बिक जाएंगी। भाईजान गेट बंद कर दो। 1 मिनट। मौलवी साहब अब आप ही नहीं समझाइए। अल्लाह के वास्ते आप लोग पीछे हट जाइए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। रजिया का कत्ल मैंने ही किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी गुजारिश है कि आप लोग पीछे हट जाइए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हट जाइए पीछे। रजिया मेरे घर में काम करती थी, गांव से आई थी मन में उमंगे लेकर। रजिया बेटा जी एक दिन छुट्टी ले लिया करो, आराम कर लिया करो। चाचा छुट्टी लेकर क्या करना है? जितना जल्दी पैसा बनाऊंगी उतनी जल्दी अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। उसके दिल में अरमान थे, चेहरे पे मासूमियत थी, आंखों में ख्वाब थे, मगर मुझे सिर्फ उसका जवानी से भरा जिस्म ही दिखाई देता था। वो सुबह जल्दी आकर पानी भर दिया करती थी, तब मैं उसका भीगा हुआ बदन निहारता रहता था। मन ही मन सोचता था कि ये गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता था। ज्यादा से ज्यादा मजहबी किताबें पढ़ने लगता था ताकि मेरे मन में ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन मेरे लिए उसको भुलाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर मैंने उसके सपनों को ही सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। रजिया जी ये लो, ये किस लिए? मिठाई है, पहले खा लो फिर काम करो। ये लो। अरे यहाँ इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, आराम से बैठो। बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। चाचा मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ पर इतने मजे कर रही हूँ, मिठाइयाँ खा रही हूँ, और मेरी अम्मी वहाँ पर जैसे तैसे गुजारा कर रही है। मैं मेरी अम्मी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, मेरी अम्मी को हज करवाना चाहती हूँ। हो जाएगा रजिया, सब हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये लो। नहीं चाचा पैसे किसके? रख ईदी समझ के रख लो, अम्मी के लिए कपड़े भेज देना। हंसो भी। वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में हवस के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने उसे बीमारी के बहाने घर पे बुला लिया। अरे रजिया कमर में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर को बुलाया आपने? मैं लेकर आऊं? अरे मैं जाके आया ना। क्या कहा उन्होंने? अरे डॉक्टर ने तो ये मलहम दिया है। मैं किसी मसाज करने वाले को ढूंढ रहा था, कमबख्त मिला ही नहीं कोई। अल्लाह बहुत दर्द। चाचा आप भी ना, इतनी सी बात के लिए किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं मल देती हूँ, लाइए। नहीं बेटा तुम नहीं। चाचा मेरी अम्मी के पीठ में भी दर्द होता था, तब मैं ही मरहम लगाती थी, लाइए दीजिए। नहीं रजिया नहीं। आप चुप करके लेट जाइए, मेरी अम्मी कहती है मेरे हाथों में ना जादू है, अभी ठीक हो जाएगा, लाइए दीजिए। आइए आप लेट जाइए, आइए। ठीक है तुम कहते हो तो। संभाल आराम से। वो मेरी पीठ पे मरहम लगाती रही, मैंने उसके बदन की गर्माहट को महसूस किया। रजिया एक बात कहूँ, अगर इसी तरह काम करती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। दरअसल तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी अम्मी और तुमको दोनों को यहाँ अपने पास रख सके। हाँ ना,
अम्मी भी यही कहती है कि जल्दी से शादी कर ले। पता नहीं क्यों अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा। पर वो समझती ही नहीं है कि मैं बर्तन मांजने वाली हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी से कम नहीं हो। चाचा चाचा नहीं, कासिम का। वो उठकर चली गई, अगले दिन नहीं आई। मगर जब लौटी तो शायद उसने सच्चाई का सामना कर लिया था। उसने जान लिया था कि ये रिश्ता उसके सारे अरमान पूरे कर सकता है, उसकी माँ को यहाँ ला सकता है। तो आपने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि वो नेक है, पाक है। सिर्फ पैसों के बदले में वो खुद को किसी के हवाले नहीं करेगी। उसके जिस्म को पाने का यही तरीका था मेरे पास। मैंने तो उसे एक ख्वाब दिखाया था, लेकिन वो तो एक सच्चे आशिक की तरह मुझ पे जान छिड़कने लगी थी। मुझे अपना शौहर मानने लगी थी। धीरे धीरे मैंने हमारे बीच सारी दूरियां खत्म कर दी। और फिर एक दिन वो घर आई। सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि हमें ना जल्दी फैसला लेना होगा। किस चीज का? निकाह का। क्यों? वो क्या है ना, मुझे नहीं लगता अब लोगों से ज्यादा दिन ये बात छुप पाएगी। मतलब इस घर में कोई और भी आने वाला है। रज़िया। जी, और पता है मैंने तो सोच लिया है कि अम्मी को भी नहीं बुला लूंगी। तो क्या है ना, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो पर बच्चे को संभालना तो नहीं आता होगा ना। अरे क्या बकवास कर रही हो? बकवास? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने वादा किया है मुझसे, कसम खाई है। हाँ लेकिन क्या? देखिए कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है ना? देखिए ऐसा मत कीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी और मेरी अम्मी नहीं। देखिए आप मजाक कर रहे हैं ना, बहुत खुश है ना आप, और उस बच्चे को भी आप उतना ही प्यार देंगे ना जितना आप मुझसे। सुनिए ना, एक बार कह दीजिए ना। बहुत दूर हटो मुझसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मौलवी हूं मैं, लोग क्या कहेंगे? लोग? आज अचानक ये लोग कहाँ से आ गए? और उस दिन आपको ये लोग क्यों नहीं याद है जब आपने अपनी हवस के लिए मुझे इस्तेमाल किया था? देखो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम डॉक्टर के पास चली जाना। वाह जनाब मौलवी साहब वाह। यहाँ तो आप बच जाएंगे, पर उस खुदा के घर में कैसे माफी मांगेंगे? खुदा और मजहब के बारे में मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ठीक है, पर एक बात आप भी याद रखिएगा कि अभी के अभी बाहर जाके मैं सबको बता दूंगी ये बच्चा किसका है। जीते जी आपने मुझे दोजख में धकेला है ना, तो याद रखिएगा इस दोजख में मैं अकेली नहीं जलूंगी, आपको साथ ले जाऊंगी। वो चली गई और मैं होश में आ गया। मैं जान गया कि ये सब भारी पड़ने वाला है। मैंने उसे फोन किया और घर बुला लिया। तुम जीत गई। क्या? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम उम्मीद से हो। बस ये देख रहा था कि तुम इस बुड्ढे को चाहती हो या नहीं। मतलब ये रज़िया कि तुम्हारे लिए तो कई नौजवान हंसते हंसते निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था कि तुम, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। या अल्लाह, आपने तो मेरी होश ही उड़ा दिए थे। सच में आप सब कुछ हो मेरे लिए। अगर आपने मेरे बारे में शक किया, रज़िया ये मेरी नहीं, इस उम्र की गलती है। देखिए आपको मेरी कसम है, दोबारा ऐसे
इसे हम दोनों के बीच इस उम्र वाली बात को मत आने दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। अच्छा एक काम करना, तुम कल आ जाना, हम लोग तय कर लेंगे कि निकाह कब करना है, कहाँ करना है, किसको किसको बुलाना है। और तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना भाई, उन्हें भी तो दामाद पसंद आना चाहिए। वो दिन तो टल गया, मगर मैं उसे यूं कब तक टालता रहता। एक ना एक दिन इस मसले को तो सुलझाना ही था, इस तकलीफ से निजात पानी ही थी। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो जो इज्जत, जो प्यार और भरोसा मैंने लोगों के बीच बनाया वो तो चूर चूर हो जाता। मैं सारी रात बैठकर सोचता रहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, रज़िया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो आ गई, मगर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मानो उसे जन्नत मिल गई हो। अरे रज़िया, वो मैंने चूल्हे पे चाय रखी, जब देख लेना। लाश को उस हालत में ले जाना मुश्किल था। मैंने रात होने का इंतज़ार किया। मैं बाहर गया, वॉचमैन को भी आंख लग गई थी, तो मैंने सोचा यही सही मौका है। मगर कमाल वहाँ खड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये पागल यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिर भी मैंने इंतज़ार किया, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं हटा तो फिर मैं घर वापस आ गया और जो टुकड़े पाइप से नहीं गए उन्हें मैंने एक पॉलीथीन के बैग में भरकर, साहब शैतान ने कब्जा कर लिया था मेरे दिमाग पर। मेरी बच्ची। भरोसा करना गलत नहीं, इंसान अगर इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो कयामत का दिन दूर नहीं। लेकिन किसी पर भी भरोसा करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चाहत को मोहब्बत में और मोहब्बत को रिश्ते में बदलते वक्त तो ये सतर्कता बहुत ही जरूरी होती है। रज़िया मेहनती थी, उसके मन में जो सपने थे उन्हें पूरा करने के लिए उसने एक समझौता किया और वो उसे ईमानदारी से निभा भी रही थी। लेकिन अपनी जिंदगी का ये अहम फैसला लेते वक्त उसने अपनी माँ, अपनी चचेरी बहन या अपने नजदीकी लोगों से बात तक नहीं की। वो ये भूल गई कि जिस रिश्ते को वो जी जान से निभा रही थी उस पर अभी तक कानून की मोहर भी नहीं लगी थी। आंखें मूंद कर भरोसा करने का नतीजा ये हुआ कि जिसे वो अपना सब कुछ मान चुकी थी